गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिकेबल डिजीज़ में आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे फाइलेरिया। फाइलेरिया भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसा कि मलेरिया के बारे में आपने पढ़ा है, मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, उसी तरीके से फाइलेरिया भी मच्छरों से ही फैलता है। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ा जाए। फाइलेरिया एक पैरासाइट डिजीज़ है। यह बीमारी नीमोटोड कीड़ों के कारण होती है। ये परजीवी के बारे में मैं आपको बता दूं। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो खुद से अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। वो किसी दूसरे जीवित वस्तु के ऊपर या जीवित जानवर हो, मनुष्य हो, उनके शरीर पे वो निर्भर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा जो शरीर से जो भी खाना है, उनको भोजन पदार्थ मिलता है, उसी से वो जीवित रहते हैं। कहने मतलब परजीवी जो हैं दूसरे पे जीवित रहते हैं, वो खुद से वो अपना काम नहीं करते हैं, उनको परजीवी बोलते हैं। तो ये परजीवी मच्छरों की कुछ प्रजातियां होती हैं जो आपको फाइलेरिया फैलाने में मदद करता है। दूसरा है आपको खून चूसने वाले कीड़े, जैसे छोटे मोटे कीड़े होते हैं जैसे खटमल वगैरह है, तो इनसे भी आपको शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इस बीमारी को फाइलेरिया या फिलेराइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रकार कितने प्रकार के लगभग होते हैं। तो पहला जो है इसमें आपको प्रकार है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या फिलिरियासिस बोल सकते हैं। लिम्फेटिक फिलिरियासिस यह फाइलेरिया का सबसे आम प्रकार है जो वुकेरेरिया ब्रेंकोफोफ्टी, बुगिया मलाई और बुगिया टिमोरी, जो कि मैं आपको नोट्स में दूंगा, नामक परजीवी की वजह से होता है। कीड़े लिम्फ नोड सहित लसिका प्रणाली यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जहाँ ग्रंथियां होती हैं, उनको प्रभावित करते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग को प्रभावित कर देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का बहाव का जो यंत्र है, उसको ये प्रभावित करते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है। एलिफेंटाइसिस कहने का मतलब एलिफेंट से रिलेटेड है, हाथी पाँव जिसको बोला गया है। जनरली पाँव जो है हाथी जैसा मोटा हो जाता है, सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है इसके प्रकार में सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। यह लियोलोआ आईवॉर्म, मैंसनेला, स्ट्रेप्टोसेरका और ओंकोसेरका वोल्वुल्स नामक परजीवी के कारण होता है या हो सकता है। यह त्वचा की निचली परत को प्रभावित करता है। तीसरा और लास्ट है आपको सेरस कैविटी फाइलेरियासिस। यह भी फाइलेरिया का ही एक प्रकार है। इसमें आगे हम लोग देखें कि जो भी मैंने इससे पहले ऊपर में जो भी आपको बताया है, दो प्रकार आप सबक्यूटेनियस और सीरस कैविटी फाइलेरिया दुर्लभ हैं। ये दोनों के बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बाकी जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया सबसे आम प्रकार है। इसलिए आर्टिकल में लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में विस्तार में बताया जाता है, अगर आप इसको अपने मोबाइल पे सर्च कीजिएगा तो। अब देखेंगे इसके कारण को। फाइलेरिया के मुख्य कारण क्या होते हैं। फाइलेरिया का इलाज तब और आसान हो जाता है जब इसके कारण के बारे में आपको पता चल सके कि ये हो क्यों रहा है। जब इसके कारण के बारे में पता लग जाए, अगर फाइलेरिया के कारण की बात की जाए, तो इस बारे में शुरुआत में ही बताया जाता है कि नीमोटोड परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी मच्छरों व अन्य रक्त पीने वाले कीटों के जरिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दाखिल हो सकते हैं। मतलब जब वो खून पीने के लिए काटते हैं, उसी समय फाइलेरिया के कीटाणु जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फाइलेरिया वो फैलाते हैं। इसमें कुछ
जो फाइलेरिया के जो परजीवी हैं उनका मैं नाम आपको लूँगा। बैंक्रॉफ्टी सिंपल नाम में है, इसका पूरा नाम है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया WUCHERERIA वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी BANCROFTI बैंक्रॉफ्टी एक फाइलेरिया का ही परजीवी है। तो दूसरा है ब्रूगिया मलाई BRUGIA ब्रूगिया MALAYI ब्रूगिया मलाई, ये भी परजीवी है। नेक्स्ट है आपको ब्रूगिया टिमोरी BRUGIA TIMORI ब्रूगिया टिमोरी। और भी बहुत सारे हैं परजीवी, लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं लक्षण के बारे में। फाइलेरिया के लक्षण क्या है? जनरली हम लोग लक्षण में दिखता ही है स्वेलिंग, जो कि आमतौर पे आप नज़रों से आप देख सकते हैं कि उस मरीज के पैरों में, अधिकतर पैरों को ही देखा जाता है कि सूजन होता है। तो फाइलेरिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बार बार बुखार आना, रिपीटेड फीवर रहेगा, जो कि लगभग सभी बीमारियों में एक आम लक्षण है फीवर। तो हम लोग फीवर से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं कि ये फाइलेरिया का ही लक्षण है। इसके और भी लक्षण हैं, जैसे कि अंगों, जननांगों और स्तनों में सूजन। अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट में सूजन, स्तन में सूजन हो सकता है, और जननांगों में सूजन हो सकता है, जैसे कि पेनिस हुआ या यूरिन करने वाले जगह में स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है मेल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोसिल, अंडकोश में होने वाली सूजन, हाइड्रोसिल का स्वेलिंग बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि वो थोड़ा नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे लगातार उसमें सूजन जो है बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है आपको त्वचा का एक्सफोलिएट होना। त्वचा का एक्सफोलिएट होना कहने मतलब कि त्वचा की एक स्किन डिजीज है जो आप इसको नहीं पहचान पाइएगा। डॉक्टर्स जब इसको देखेंगे तो इसको वो पहचान सकते हैं। त्वचा में कुछ अंतर आते हैं, कुछ अलग टाइप के रैसेज या कुछ अलग पहचान बनती है, जिसको आप डॉक्टर जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हाथों और पैरों में सूजन होता है, जनरली देखा ही गया है। आप तो पैरों में सूजन साधारण तौर पे देखे हैं। अब बात यह आता है कि पैरों में ही सूजन अधिकतर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नीचे जो होते हैं हम मच्छर के काटने का जो जगह होता है वो पैरों में ज़्यादा होता है। इसलिए पैरों में ज़्यादा होता है क्योंकि वो निचला अंग है हम लोग का। हम लोग कहीं भी बैठते उठते हैं तो पैर हमारा ऐसा चीज़ है जो फ्री नीचे हम लोग लटकाए बैठे रहते हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मच्छर जो है पैरों में ज़्यादा काटते हैं और उसी में कीटाणु सबसे पहले प्रवेश करते हैं। हाथों में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उसके कीटाणु हाथों तक पहुँचे या हाथों में काटने से फैले, क्योंकि हाथों में हम लोग हाथों को अपने झाड़ते रहते हैं, लेकिन पैरों को जल्दी हम लोग झाड़ते नहीं हैं मच्छर के काटते वक्त। या बहुत से केसेस में सेंसेस जो हैं आपको काम नहीं करते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि पैरों में आपके मच्छर बैठा है, इसलिए भी मच्छर और खून चूसने वाले कीड़े वहाँ से काट के चले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब कि किस चीज़ से आपको होने का खतरा बच के रहना ज़्यादा जरूरी है। लंबे वक्त से उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब ऐसे जगह जहाँ पे जंगल झाड़ या बारिश वगैरह जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ मच्छरों के पैदावार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वैसे क्षेत्रों में अगर आप रह रहे हैं, जंगली क्षेत्रों में जहाँ जंगल है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फाइलेरिया होने के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे। जो लोग इन जगहों की अक्सर यात्रा करते हैं तो उनमें भी फाइलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आप कभी कभी वहाँ घूमने जा रहे हैं तो इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी उतनी नहीं रहेगी जो वहाँ के लोकल जो वहाँ रह रहे हैं उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता फाइलेरिया के खिलाफ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको मच्छर काटते हैं, अक्सर काटते हैं, वो अपना इलाज करवाते हैं या अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता उनकी बनी रहती है। लेकिन आप कभी कभी अगर जा रहे हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं रहेगी, तो बीमार होने का खतरा भी, यानी कि फाइलेरिया होने का खतरा भी ज़्यादा रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट, इसके
ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, एंटी पैरासाइटिक उपचार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एंटापैरासाइटिक की उपचार की में दवाइयाँ जो हैं कुछ जो सिंपल तौर पे जो अन्य डिजीज़ में चलाया जाता है, उन डिजीज़ में भी ये दवाइयाँ लगभग कुछ दवाइयाँ इनमें से कॉमन होती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रिटन ऑर्डर के बगैर नहीं आपको चलानी है। तो पहला है आपको एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो दवाई है फाइलेरिया में चलाई जाती है। हमने ये कृमि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली अगर आपके पेट में कृमि है, कीड़ा है, तो भी एल्बेंडाजोल हम लोग साधारण तौर पे लेते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं। एल्बेंडाजोल पहला दवाई। दूसरा है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो है स्पेशली फाइलेरिया वाले पेशेंट को चलाया जाता है। दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन। इसके बारे में सुना ही होगा, ये हाईली एंटीबायोटिक मेडिसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन। लास्ट है आपको डायथिल कार्बामेजिन साइट्रेट। डायथिल कार्बामेजिन साइट्रेट ये लास्ट मेडिसिन है जो फाइलेरिया को चलाई जाती है। इसके और कंपोजिशन में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जनरली जो है ये दवाइयाँ चलाई जाती हैं। लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स मिस की थी, जैसे कि ये किस लिंग को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी लिंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन पुरुष ज़्यादा बाहर रहते हैं काम करने के लिए, इस कारण से पुरुषों में खतरा इसका ज़्यादा बनता है फाइलेरिया होने के लिए। नेक्स्ट है आपको अगर देखा जाए उम्र, तो लगभग सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित बराबर रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे, बूढ़े या जवान अलग से फाइलेरिया के ज़्यादा शिकार बन सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। इसकी अगर उद्भवन अवधि देखी जाए तो उद्भवन अवधि जो है 8 से 16 महीने भी हो सकती है, मतलब काफ़ी लंबा समय रहता है। लगभग 1.5 साल तक भी इसके लक्षण फाइलेरिया के दिख सकते हैं। उद्भवन अवधि इसकी लंबी है। तो उम्मीद है कि आपको ये फाइलेरिया डिजीज़ समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया।